ओम साई राम टू ऑल। डेस्टिनी स्टार के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मंच में डॉक्टर पीयूष उपस्थित हैं। पीयूष सर हम सबके परिचित हैं। सर आप मंच ग्रहण करिए। जी हाँ, एक सेकंड। जी हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आणि आज ती ह्यांचं काय इंदिरांटी ना सेक्रेटरी ये म्यूट कर देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज जैसा आप लोगों को पता है कि हम अष्टक वर्ग के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, बेसिकली मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, इसमें बहुत से लोग जानते भी होंगे मुझे, और वैदिक एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 9 से 10 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। मैं 2013 से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। स्पेशली वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, नाड़ी हो, या जो भी है जैमिनी पार्ट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है अष्टक वर्ग। तो अष्टक वर्ग भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। ओके, तो अष्टक वर्ग वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन उसका मतलब बेनिफिट ये है कि आप जो है बहुत इजीली उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम चार्ट देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब भी आप कोई कुंडली देखेंगे तो उसमें नंबर आप देखते होंगे जो कि राशियों के नंबर होते हैं। तो आपको देखना पड़ता है भाव है, राशि है, राशि का स्वामी है यानी जो लॉर्ड है, कोई ग्रह कहीं बैठा है वो देखना पड़ता है। जबकि अष्टक वर्ग में ये सारा नहीं देखना पड़ता इतना कुछ। वहां पे कुछ पॉइंट मेंशन होते हैं, बस आपको पॉइंट देखने होते हैं कितने कम और कितने ज्यादा हैं, उसके बेस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये अष्टक वर्ग की खास बात है। तो जो नॉर्मल आदमी जिसको बहुत ज्यादा कुंडली देखना नहीं आता, या नॉर्मल लेमैन आदमी भी उसको सीख सकता है बहुत इजीली, बहुत आराम से। ये खास बात है अष्टक वर्ग की। जिसको अगर थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है उसके लिए तो बहुत ही ईजी है। जिसको अगर कुछ भी नहीं आता ना, वो भी बहुत इजीली अष्टक वर्ग सीख सकता है। बस आपको भाव के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कौन सा भाव क्या बताता है, और आपको जो है ग्रह के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किन चीजों से संबंधित है, किन चीजों का कारक है। उसके बाद उनके पॉइंट देखने होते हैं। तो आज हम अष्टक वर्ग की बात करेंगे बेसिकली, कि अष्टक वर्ग को कैसे देखा जाता है, और रिलेशनशिप का पॉइंट हम लेंगे कि अष्टक वर्ग से हम रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ को कैसे देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना, अष्टक वर्ग से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना बहुत इजी हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और जब आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आप सॉल्यूशन के लिए देखें कौन सा ग्रह अच्छा है उस भाव के लिए, कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, मेलेफिक है, बेनिफिक है, पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन अष्टक वर्ग से ये क्लियर डिफरेंशिएशन हो जाता है कि कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट देने वाला है, उसके पॉइंट देख के। कि जिसके पॉइंट ज्यादा है तो आप आराम से कह सकते हैं कि हाँ, इसके थ्रू ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं, गोचर की, जैसे अभी आज जो है सूर्य मकर राशि में चले गए, ये गोचर हुआ बेसिकली। तो गोचर भी अष्टक वर्ग से आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जितनी आसानी से आप ट्रांजिट और गोचर को अष्टक वर्ग से इजिली यूज कर सकते हैं, उतना शायद और मेथड से करना मुश्किल होता है। तो आप कह सकते हैं कि अष्टक वर्ग ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक तरह से स्नैपशॉट है, शॉर्टकट। मोस्टली जो न्यू बिगिनर भी होते हैं ना, वो शुरू शुरू में अष्टक वर्ग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, मैंने देखा। हालांकि मुझे तो करते हुए बहुत साल हो गए, तो बहुत जरूरत नहीं पड़ती है अष्टक वर्ग की, लेकिन नए नए में अक्सर लोगों को ये जरूरत पड़ती रहती है। मैम आप पीपीटी शेयर करेंगी कि मैं कर दूं? सर आप कर दीजिए। ओके, एक ये आप मुझे भेज दीजिए पीपीटी। अच्छा मैं सेकंड। सर से ले लेती हूँ। हाँ सर से ले लेती हूँ। क्योंकि सर मैं आप ही कर दो। हाँ मैं हाँ जी। करता हूँ रिकॉर्डिंग, एक सेकंड। सभी को विजिबल है पीपीटी? सर विजिबल है, लेकिन उनको अष्टवक्र का जो नंबर है कहाँ से देखने का पहले बता दो, उसके बाद चालू अभी करो तो अच्छा है। हाँ, अभी बताते हैं, वो हम आते हैं। ठीक, अपन जो ऐप बेस आता है ना एस्ट्रो से, उसमें कहाँ पे हाँ, देखना है? अच्छा ठीक है, वो भी हाँ, वो मैं बता ये सब आपको एकदम रेडी चार्ट मिलता है एस्ट्रो सेज के ऊपर। दूँ।
जब आप एस्ट्रो सेज में आपका चार्ट डाल, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, नाम डालोगे, प्लेस डालोगे, तो आपकी कुंडली बन जाएंगी। जब आप उसको राइट या लेफ्ट स्लाइड करोगे तो अष्टवर्ग का एक पूरा चैप्टर ही है वहाँ पे, एक पूरा स्लाइड दिखेंगी, वो अब मैं अष्टवर्ग है। सर आप बता दीजिए। देखिए, ये एस्ट्रोसेज ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। ठीक, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे कुंडली का ऑप्शन होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, तो जब आपने कुंडली के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम डालना है। आप जिस डेट, जो आपका बर्थ डिटेल है वो डालिए, आपका डेट कौन सा है, ईयर कौन सा है और मंथ कौन सा है, और टाइम डालना है, किस समय पे आपका जन्म हुआ है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्लेस का, कि जो किस स्थान पे आपका जन्म हुआ है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, अपना प्लेस चूज कर लीजिए जो आपका सिटी। कभी कभी मैं बता दूं, एग्जैक्ट सिटी नहीं मिलता तो आप उसके आसपास का कोई सिटी हो वो भी चूज कर सकते हैं, उससे आपके चार्ट पे कोई फर्क नहीं आने वाला। ओके, कई बार आप किसी छोटी सिटी में आपका बर्थ हुआ है, वो नहीं शो कर रहा है, तो उसके अगल बगल जो आसपास की बड़ी सिटी हो वो डाल सकते हैं। बस फिर आप नीचे क्लिक कर देंगे गेट हॉरोस्कोप पे। तो जैसे अभी मैं दिखाता हूँ चार्ट, तो जब आपने उस पर कर दिया तो एक चार्ट ओपन हो जाएगा, जो अभी हम पीपीटी में भी देखेंगे। ये देखिए, ये चार्ट आ गया है, ये आपका लगन चार्ट। तो अष्टक वर्ग में लगन चार्ट मतलब होता है, लेकिन हमको जो बेसिक मतलब है वो है पॉइंट टेबल से। तो आप इसको स्लाइड करते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्लाइड करेंगे, आप आगे दिखाता हूँ मैं, तो एक टेबल बनी आएगी 4-5 साइड के आगे। ये, इसमें आप देखें कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक टेबल बनी है जिसमें सिर्फ पॉइंट लिखे हुए। सर वो दिख नहीं रही आपकी स्क्रीन। वो सर दिखेगा इसलिए नहीं कि लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा तो ना, लाइट क्योंकि है। लाइट, हाँ लाइट की वजह से नहीं दिखेगा। जी हाँ, मैं लाइट ऑफ कर गया तो दिखाऊंगा। एक बार रुकिए। दिखा तो उन्हें समझ में आना चाहिए। हम्म आप देखिए राइट साइड स्लाइड कीजिए, आपको अष्टवर्ग का पूरा एक कॉलम ही दिखेगा, पूरा आप सभी लोगों को इजीली आ जाएगा। उसमें उसका काम है आज आप लोगों को। अभी भी नहीं दिख रहा, वो दिखेगा नहीं, आप खोल के देखिए, उसमें बहुत इजीली आप ठीक है, वो दिखेगा। सबको दिख जाएगा, बहुत इजी है। हाँ क्योंकि बताइए सर, आगे समझ में आ जाएगा लोगों को, सर ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वाली है अभी। हाँ, क्योंकि मोबाइल जो है, ठीक है, तो वो अष्टक वर्ग का टेबल आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं होता, बस पॉइंट लिखे होते हैं बेसिकली। तो इन पॉइंट के टेबल लिखे होंगे, किस हाउस में कौन सा पॉइंट है, जो अभी हम आपको समझा देंगे। तो बस वो पॉइंट ही यूज करने हैं आप, और इसमें कुछ नहीं यूज करना होता, कि किस हाउस में कौन सा पॉइंट दिया गया है, किस ग्रह ने कितने पॉइंट दिए, उस बेस पे। तो ये आपका अष्टक वर्ग है। अब इसी चीज को मैं आपको अपने पीडीएफ पे दिखा देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से जब आपका चार्ट आ जाएगा बना हुआ, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ये फिर टेबल आएगा जो मैं कह रहा था, ये अष्टक वर्ग टेबल हो। आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे हैं। हाँ, अखिल जी जैसा दिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। ठीक, तो ये आपके टेबल लिखे हैं जिसमें हर राशि के पॉइंट लिखे हैं, और लास्ट में जो है टोटल पॉइंट लिखे हैं, कि किस राशि में टोटल कितने पॉइंट सारे ग्रहों ने मिलकर दिए। ये देखिए, जिसको आज हम अभी डिटेल में समझे। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो चार्ट आज लिया एग्जाम्पल आप देखिए, फिर उसी चार्ट में हर भाव में जो है वो पॉइंट टोटल करके लिख दिए हैं, जो यहाँ पे लिखे थे। ये 1 नंबर में 34 है, 2 नंबर में 30 है, वही मैंने किया। कि जो ये देखिए आप, 9 नंबर में 28 था तो मैंने यहाँ 28 लिख दिया। 10 नंबर राशि जहाँ थी वहाँ पे 22 पॉइंट दिख रहे थे टोटल, तो 22 लिख दिया। 11 नंबर में 27 था तो मैंने 27 लिख दिया। 12 नंबर राशि में 28 पॉइंट था तो मैंने टोटल 28 यहाँ पे लिख दिया। वो यही टेबल है, मैंने और आसान बनाने के लिए आपको यहाँ लिख दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिसमें दिया भी होता है, बट आपको खुद ही करना पड़ेगा। 2 नंबर राशि देखिए जहाँ पे लिखी है, ये देखिए 2 नंबर में 30 पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे भी 30 लिख दिया, टोटल 30। 3 नंबर में आप देखेंगे टोटल हर ग्रह ने अलग अलग पॉइंट दिए, देखिए 3 नंबर जहाँ लिखा है। ये जो टेबल है ये राशि की है, समझ रहे हैं आप, राशि, आर फॉर राशि, एन फॉर नंबर, ये राशि संख्या है। राशि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 12 राशियां होती हैं। अब आप ये सामने जो है ये ग्रहों की टेबल, ये सूर्य है, सन, ये मून यानी चंद्रमा, मार्स यानी मंगल, मरकरी यानी बुध, जुपिटर यानी बृहस्पति, वीनस यानी शुक्र, सैटर्न जो है आपका शनि। ओके,
और ये टोटल, ये लास्ट में जो टोटल पॉइंट दिए हैं, इसमें राहु और केतु नहीं इंक्लूड। ओके, तो अब आप देखिए, ये 1 नंबर राशि यानी मेष राशि है। आपकी ये टेबल जो है 1 2 3 4 ये हाउस की टेबल नहीं है, भाव की। आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि इसको भाव से कंफ्यूज हो जाइए। ये बेसिकली राशि है। ये राशि आपकी कुंडली में जिस जगह पे आएगी वहां देखना है आपको। जैसे 1 नंबर राशि, अब देखिए 1 नंबर कहाँ लिखा है इस चार्ट, यहाँ लिखा है। जो ये रेड कलर से मैंने लिखा है ये राशियां, तो 1 नंबर आपके ये लिखा है 5th हाउस में। ओके, तो ये हाउस यहाँ से काउंट होता है, ये नंबर जो है राशि का। तो हम अभी शुरू से इसी को स्टडी करेंगे, तो इसी टेबल को आपको देखना। मैं आपको शुरू से पहले कुछ राशियों के और ग्रहों के बारे में बता देता हूँ, जिसे जिनको नहीं भी पता ना वो भी समझ पाए इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 हाउस, ठीक है, 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, और जो उस हाउस यानी भाव में जो नंबर लिखा होता है ना, वो राशि का नंबर होता है। हमेशा ध्यान रखें, हाउस यानी भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। हालांकि नॉर्थ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन चार्ट का पैटर्न डिफरेंट होता है। साउथ इंडियन चार्ट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। वहां पे जहाँ एरीज होता है उसको लगन बना लेते हैं, बट हम जो चार्ट यूज करेंगे वो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन करेंगे। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो है भाव फिक्स होता है, राशियां चेंज हुआ करती हैं। ईस्ट इंडियन चार्ट भी होता है, उसका अलग पैटर्न होता है। तो मुझे ज़्यादातर नहीं लगता कि यहाँ कोई ज़्यादा साउथ इंडियन है, तो हम जो चार्ट यूज़ करेंगे वो नॉर्थ इंडियन हो। तो हम पहले समझ लें इसके लिए कि अलग अलग हाउस के सिग्निफिकेशन क्या है, उनके महत्व क्या है, वो किन चीज़ों को दर्शाते हैं। तो नॉर्मली एक हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं। हम आज कुछ बेसिक ही स्टडी करेंगे जो हमारे पर्पस का होगा। तो जो फर्स्ट हाउस यानी फर्स्ट भाव होता है ना, वो सेल्फ को दिखाता है, आपके अपने बारे में। आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपके सोचने का तरीका कैसा है, ये आपका फर्स्ट हाउस बताता है। हम जब एग्जाम्पल चार्ट में देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होगा वो राशि होगी, तो वहां बैठी राशि बताएगी कि आप किस तरीके से सोचते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो आपकी फैमिली यानी परिवार का होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है। आपने कितना पैसा, कितना धन जमा किया है, कितनी सेविंग्स है। सेविंग्स किसी भी रूप में हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, आपके पास गहना हो, प्रॉपर्टी हो, वेल्थ कुछ भी हो सकती है। आपके खान पान के बारे में बताता है, आपके बोलने के तरीके के बारे में बताता है, आपके बॉडी पार्ट में आपके दांतों के बारे में बताएगा, आपका पूरा चेहरा, आंखें हो गई, या इन जनरल जो होता है ना। दूसरा भाव यानी सेकंड हाउस बताता है कि वो चीजें जो आपकी लाइफ में आपकी सस्टेनेंस यानी जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। भाई आपको परिवार चाहिए, आपको ठीक ठाक पैसा भी चाहिए होता है, सेविंग्स होनी चाहिए, आपके पास खाने के लिए होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो जीवन चल नहीं सकता। ये आपका दूसरा भाव है। तीसरा हाउस हमारा जो होता है वो बताता है हमारा एफर्ट, हम जीवन में कितना एफर्ट लगाते हैं, हमारी हिम्मत, करेज कितनी है, डरपोक हैं कि हिम्मती हैं, क्या है। छोटी यात्राएं जो होती हैं, हमारे कंधों के बारे में, हमारे हाथ के बारे में बताएगा। नेक यानी गर्दन। सबसे इंपॉर्टेंट बताता है गोल क्या है, हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है। छोटे भाई बहनों के बारे में बताएगा, आपके पड़ोसियों के बारे में बताएगा। तीसरा भाव यानी थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस यानी चौथा भाव जो बताता है वो आपके घर के बारे में बताता है, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कैसी प्रॉपर्टी होगी, फ्लैट होगा, लैंड होगा, क्या होगा, वो सब फोर्थ हाउस। गाड़ियों के बारे में, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस यानी मानसिक शांति के बारे में, मदर के बारे में बताएगा फोर्थ हाउस। हैप्पीनेस यानी जीवन में सुख कितना है। बॉडी पार्ट में आपका चेस्ट है, सीना, ब्रेस्ट फीमेल्स में, लंग्स के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों के बारे में, पांचवा भाव आपके लव अफेयर, आपका एजुकेशन कैसा होगा, एजुकेशन के बाद डाइजेशन कैसा रहेगा, पाचन कैसा है, पीठ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके बारे में बताता है। और ये फिफ्थ हाउस हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बताता है और मंत्रों के बारे में भी बताता है। सिक्स्थ हाउस आपका लोन, कर्ज कितना है, एनिमी, दुश्मन, कॉन्फ्लिक्ट जो डेली लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट, आपकी जॉब के बारे में, नौकरी,
बॉडी पार्ट में जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है, नाभि से नीचे, कमर का जो नीचे का हिस्सा होता है, लोअर बैक। 6th हाउस जॉब का और डेली रूटीन का भी होता है 6th हाउस, डेली रूटीन, हार्ड वर्क। 6th हाउस से ही हम डिवोर्स को भी देखते हैं, मैरिड लाइफ के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस आपका रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, बिजनेस है, आपकी किडनी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे फीमेल्स में ओवरी हो गया या कुछ भी है। 8th हाउस आपके ससुराल का है, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, साधना, तंत्र, ये सब ऑकल्ट के अंदर आ जाए। एनस और रेक्टम का है। 9th हाउस हमारे टीचर का है, गुरु का, फादर का है, हमारे पिता का, हायर नॉलेज का है। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ये भी हायर नॉलेज, कुछ भी पढ़ें आप, पीएचडी लेवल की जो भी एजुकेशन है वो 9th हाउस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, वो सब 9th हाउस है। आपकी थाइज यानी जांघों के बारे में। 10th हाउस आपके कैरियर के बारे में बताता है, आपके काम करने का तरीका क्या है, आपके नी ज्वाइंट यानी घुटनों के बारे में बताता है। 11th हाउस आपका 11वां भाव, आपकी इनकम कितनी होगी, मंथली, डेली, जो भी है, सैलरी जो आती है आपके पास, आपकी इच्छाएं कितनी है, आपके फ्रेंड्स यानी दोस्त यार कैसे, बड़े भाई बहनों के बारे में बताएगा। पैरों में जो आपका पिंडलियों का हिस्सा होता है, घुटने से लेके एंकल के बीच का पार्ट, एड़ी तक के बीच का पार्ट जो होता है, उसके बारे में बताता है। 12th हाउस यानी 12वां भाव जो है आपका, वो बेडरूम के बारे में बताता है, आपको नींद कैसे आती है, कंफर्ट कितना चाहते हैं जीवन में, सुख कितना चाहिए आपको, हॉस्पिटल के बारे में बताता है, डॉक्टर्स कैसे मिलेंगे आपको, आइसोलेशन, अकेलापन, ठीक है, जेल, खर्चों के बारे में बताएगा, एक्सपेंसेस, लॉस कहाँ कहाँ हो रहे हैं आपके, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, फॉरेन लैंड के बारे में बताएगा, फीट यानी एड़ी के बारे में बताएगा, फीट मतलब पैर के तलवे। तो ये हो गए इन जनरल 12 भावों के सिग्निफिकेशन। उसी तरीके से हम ग्रहों को पढ़ेंगे, फिर इनके पॉइंट देखेंगे। अब ये देखिए 9 प्लेनेट है, अब इनके भी मल्टीपल सिग्निफिकेशन आप समझ जाइए, लेकिन हम यहाँ पे आज बेसिक ही स्टडी करने वाले। सूर्य जो है आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, पिता को, गवर्नमेंट को, आपके अंदर ईगो कितना है, घमंड कितना है, सेल्फ रिस्पेक्ट। बॉडी पार्ट में आपको हार्ट है, आईज है, बोन्स है, मतलब हड्डियां, इन सब की समस्याएं हैं, इनको लेके कुछ देखना है तो सूर्य को देखें। मून यानी चंद्रमा आपकी माता के बारे में, आपके अंदर इमोशनल कितने हैं आप, हैं कि नहीं है, इसके बारे में। पीस के बारे में बताएगा, आपके जीवन में सुकून कितना है। चंद्रमा जिसका खराब हो उसके जीवन में सुकून नहीं रहता। आप इसीलिए देखिए वृश्चिक लगन वाले या वृश्चिक चंद्र राशि वाले, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में उथल पुथल चलती ही रहती। आप डेली भी देखेंगे ना, अगर डेली आप गोचर चेक करेंगे या राशिफल देखते होंगे ना, तो जिस दिन चंद्रमा आपके 8वें भाव में चला जाए या वृश्चिक में चला जाए, उस दिन कुछ ना कुछ मन अशांत रहता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो आता है फीमेल्स में, उसके बारे में बताता है। फूड खाने का कारक है। एक्सपेंसेस खर्चों का कारक चंद्रमा है। ट्रेवल यानी यात्राओं का कारक। तीसरा ग्रह मरकरी यानी बुध। बुध आपकी स्पीच यानी वाणी। डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीजा, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है, वो सब जो है बुध यानी मरकरी है। आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारा मरकरी है। एजुकेशन के बारे में। स्किन, बॉडी पार्ट में आपकी स्किन को बताता है। नर्वस सिस्टम जो है, जो नर्व पूरी बॉडी में नर्व सप्लाई, वो सब मरकरी है। चौथा ग्रह है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, जो वेल्थ के बारे में बताता है। आपके पास वेल्थ, पैसा कितना होगा, किसी भी तरह का वेल्थ हो सकता है। वेल्थ प्रॉपर्टी के रूप में हो, गहने के रूप में हो, पैसे के रूप में हो। जीवन में आपके सुख और खुशियां कितनी रहेंगी, हैप्पीनेस। बच्चों का कारक है, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो बच्चों से आपके रिलेशन कैसे होंगे। फीमेल्स के लिए हस्बैंड का कारक भी जुपिटर है, बृहस्पति। आपके डाइजेशन कैसा है, पाचन तंत्र, लीवर कैसा है, इंटेस्टाइन के बारे में बताएगा। टीचर यानी गुरु कैसे होंगे, टीचिंग का कारक है। फिर वीनस यानी शुक्र। शुक्र जो होता है इन जनरल रिलेशनशिप का कारक है। आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी। स्पेशली जो मेल होते हैं, मेल्स के लिए वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। स्पाउस आपका लाइफ पार्टनर, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट, इन सबको वीनस रिप्रेजेंट करेगा। किडनी है आपका, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको वीनस रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंसेस का कारक भी वीनस को ही लेते हैं कुछ लोग, जो लिक्विड कैश होता है।
सैटर्न यानी शनि जो आपके हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, कितने हार्ड वर्किंग हो। और सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके कैरियर का कारक है। शनि अगर अच्छा नहीं है तो कैरियर अच्छा नहीं चल पाएगा। पेन कितना है, दर्द कितना है शरीर में, बीमारियों का कारक है। पेशेंस यानी धैर्य कितना है आपके अंदर। मसल्स जो आपकी मांसपेशियां हैं, आपके पैर हैं, उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। मार्स यानी मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके ब्रदर यानी भाइयों का कारक। प्रॉपर्टी, स्पेशली जो लैंडेड प्रॉपर्टी होती है जमीन, उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। करेज, हिम्मत कितनी है आपकी, विल पावर कितनी है, इच्छा शक्ति। आपके ब्लड में जो सेल्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त कणिकाएं, उनको मंगल रिप्रेजेंट करता है। बोन मैरो, जहाँ पे हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होती है, इसे मज्जा कहते हैं, वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। राहु आपके फॉरेन लैंड का कारक है। विदेशी जमीन, विदेशी भूमि, फॉरेन कल्चर, फॉरेन रिलीजन, जैसे मुस्लिम्स हैं या कुछ भी हैं जो आपके धर्म से दूसरे धर्मों के हैं, वो राहु रिप्रेजेंट करे। केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। साधना, यंत्र, तंत्र, मंत्र, जो कुछ भी है, दीक्षा, मोक्ष का कारक है। ऑकल्ट साइंसेस जितनी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, सब केतु है। मिस्टेक्स का कारक केतु है। पास्ट लाइफ से आप क्या लेकर आए हैं, वो केतु है। केतु आपकी पास्ट लाइफ की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ना आप देखें, जो बच्चे में नाभि नाल होती है, अम्बिलिकल कार्ड, उसका कारक केतु है। क्योंकि केतु क्या करता है, आपको डिटैच करता है। इसके बाद आपको जो राशियां होंगी उनके नंबर पता होंगे। वहां जो हाउस में लिखा रहता है, आप देखिए, ये जो नंबर लिखा है ना, ये मैंने जो ब्लैंक चार्ट बताया, ये नंबर जो है राशियों के हैं, भावों के नहीं। भाव फिक्स होंगे। ये देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है, ये प्रथम भाव होगा। 2 नंबर लिखा है, वो सेकंड हाउस होगा। 3 नंबर लिखा है, वो थर्ड हाउस होगा। 4 नंबर लिखा है, फोर्थ हाउस होगा। 5 नंबर लिखा है, फिफ्थ हाउस। 6 नंबर लिखा है, सिक्स्थ हाउस। 7 नंबर लिखा है, सेवंथ हाउस। 8 नंबर, एट्थ हाउस। ये 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। तो हाउस फिक्स हैं। ये काल पुरुष का चार्ट है, हाउस फिक्स रहेंगे। बट जो ये नंबर लिखे होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अभी जब आगे चार्ट देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, वो 9 नंबर राशि का है, पर हाउस वो फर्स्ट ही माना जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा तो 10 नंबर राशि का होगा, भाव वो सेकंड ही माना जाएगा। तो ये जो नंबर आपको मिलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट में, वो राशि यानी उसके होते हैं, राशियों के। उन राशियों के स्वामी आपको पता होने चाहिए। ज्यादातर होता लोगों को पता हो, जिनके लिए नहीं पता उन्हें भी। तो ये देखिए, फर्स्ट नंबर जो राशि है वो एरीज यानी मेष राशि, उसके स्वामी है लॉर्ड मंगल, मार्स। सेकंड 2 नंबर जो राशि है वो है टॉरस यानी वृषभ राशि, उसके जो स्वामी है लॉर्ड वो वीनस यानी शुक्र। 3 नंबर जो राशि है उसे कहते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, उसके जो स्वामी है मरकरी यानी बुध। 4 नंबर जो राशि है उसे कहते हैं कैंसर, कर्क, उसके जो स्वामी है वो है मून यानी चंद्रमा। 5 नंबर जो राशि है वो लियो यानी सिंह, उसके स्वामी जो है सन यानी सूर्य। 6 नंबर राशि जो वर्गो यानी कन्या, उसके स्वामी भी मरकरी यानी बुध। लिब्रा जो है 7 नंबर राशि, लिब्रा यानी तुला, उसके स्वामी वीनस है। 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो है, जिसके लॉर्ड यानी स्वामी मार्स और केतु दोनों है। 9 नंबर राशि जो है सेजिटेरियस यानी धनु है, इसके स्वामी जुपिटर है, उसके लॉर्ड मतलब बृहस्पति देव। 10 नंबर राशि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, जिसके स्वामी यानी लॉर्ड सैटर्न यानी शनि देव। 11 नंबर राशि जो आपकी वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है, जिसके स्वामी सैटर्न और राहु दोनों। 12 नंबर 12 नंबर राशि आपकी पाइशीज यानी मीन राशि, जिसके स्वामी जुपिटर है यानी बृहस्पति। तो ये आपको जब राशियां, ये नंबर जब आप देखेंगे ना भाव में, तो वो आपको राशि का नाम पता होना चाहिए। 4 नंबर मतलब कर्क राशि, उसका स्वामी कौन होगा, चंद्रमा। 5 नंबर लिखा है मतलब सिंह राशि है उस भाव में, उसका स्वामी कौन होगा, सूर्य। जैसे ये हमने देखा था, अभी मैं एग्जाम्पल चार्ट में आपको दिखा। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते। अब देखिए इस चार्ट में भी हाउस फिक्स है, आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह नंबर अलग है। वहां पे 1 नंबर था फर्स्ट हाउस में, यहाँ देखिए 9 नंबर लिखा। तो जहाँ 9 नंबर लिखा है, ये हाउस यानी भाव पहला ही है, पर ये 9 नंबर राशि का है। आप देखिए 9 नंबर राशि कौन सी थी, ये थी सेजिटेरियस यानी धनु राशि, इसके स्वामी कौन हो गया, बृहस्पति देव यानी जुपिटर। तो ये 9 नंबर राशि का, अब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो बृहस्पति है। जो राशि है उनका स्वामी देखना हो। आप ये देखिए, जहाँ 10 नंबर लिखा वो दूसरा भाव है, भाव फिक्स है, लेकिन जो राशि आई है ना वो मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि।
थर्ड हाउस में आप देखेंगे जो भाव है वो फिक्स है, यहाँ 11 नंबर लिखा है, लेकिन वो राशि है 11 नंबर राशि मतलब कुंभ राशि। फोर्थ हाउस में आप देखेंगे जो राशि आ रही है वो 12 नंबर, हाउस फिक्स है, भाव चौथा ही है वो जहाँ 12 नंबर, लेकिन राशि कौन सी आ गई, मीन राशि 12 नंबर। मीन राशि का स्वामी कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे बृहस्पति। इस तरीके से आप देखेंगे भाव फिक्स है, वहां पे जो संख्याएं लिखी हैं वो राशि की हैं, आपको राशि का लॉर्ड देखना है। और ये जो लिखे हैं वो ग्रह लिखे हैं, ये SU जो लिखा है वो सूर्य है, RA लिखा है राहु है, MO लिखा है यानी मून यानी चंद्रमा, यहाँ पे ME लिखा है मरकरी यानी बुध, VE लिखा है तो वीनस यानी शुक्र, MA लिखा है तो मार्स यानी मंगल, SA लिखा है तो सैटर्न यानी शनिदेव, यहाँ पे देखिए आपको JU लिखा है जुपिटर यानी बृहस्पति देव, KE मतलब केतु। तो ये भाव फिक्स हैं, ये राशियां लिखी हैं। अब आप जब अष्टक वर्ग में आते हैं ना, तो ये 9 ग्रह हैं 12 राशियां। तो ये देखिए आप जितने 9 ग्रह हैं जिनको हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो हर ग्रह हर राशि को कुछ ना कुछ पॉइंट देता है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 6 7 8 कितना भी। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं चंद्रमा है, ठीक है, अभी हम टेबल में देखेंगे तो चंद्रमा ने हर राशि बैठा, चंद्रमा यहाँ पे है 11 नंबर यानी कुंभ राशि, लेकिन उसने हर राशि में कुछ ना कुछ पॉइंट दिए होंगे, चाहे वो 9 नंबर राशि को, 8 नंबर राशि को, 7 नंबर है, 6 नंबर है, हर जगह उसने कुछ ना कुछ पॉइंट दिए होंगे जो हमारे आगे अष्टक वर्ग की टेबल में दिए। उन्हीं पॉइंट के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना इफेक्ट हमें मिलेगा। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो हम ग्रहों को ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रह ने कितने पॉइंट दिए, जितने ज्यादा पॉइंट ग्रह जिस राशि को देगा वहां पे उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा मिलेगा। अब वो ग्रह अच्छा है बुरा है ये अलग चीज है, टोटल यहाँ पे काम आपका पॉइंट का होता है। दूसरा ये भी देखते हैं किस हाउस में कितने ज्यादा पॉइंट है, किसमें कम है। तो इन जनरल जिसमें ज्यादा पॉइंट होंगे ना वो हाउस आपके कुंडली का जो है ज्यादा प्रभाव दिखाता है और हाउस के तुलना में। तो आपको ग्रहों के पॉइंट और जो है टोटल पॉइंट जो है वो दोनों देखने पड़ेंगे कि किस ग्रह ने किस राशि में कितने पॉइंट दिए, और फाइनली वो राशि जहां बैठी है उसमें टोटल पॉइंट कितने आ रहे हैं सब ग्रहों के। तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए, जैसे 7वां घर विवाह का है, 12वां घर खर्चे का है जो हमने अभी पढ़ा, ये पता होगा आपको तभी आप कोई प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अब आपसे कोई पूछता है मैरिज होगा कि नहीं होगा, पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो आपको पॉइंट तब देखने होंगे, पहले वो पता होने चाहिए। जैसे दूसरा घर आपके सेविंग का है, पैसे कितने बचत होती है, 12वां घर खर्चे का है, तो आपको पॉइंट देखने होंगे, लेकिन पॉइंट देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा भाव किस चीज को बता रहा है, जो हमने आगे पहले अभी देखा था। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो अभी हमने ग्रह पढ़े कि कौन से ग्रह किन चीजों को सिग्निफाई कर रहे हैं। जैसे विवाह की बात हो रही तो आपको पता है कि हमें वीनस देखना है यानी शुक्र। आपको स्त्री यानी फीमेल्स के विवाह की बात हो रही तो आपको पता है कि पति का कारक यानी हस्बैंड का कारक जुपिटर है, तो हमें बृहस्पति के पॉइंट देखने। हाउस की बात होगी, आपके विवाह की बात हो रही तो आपको पता है कि 7वां घर रिलेशनशिप का, तो हमको 7वां भाव देखना है, वहां पे पॉइंट देखना। और राशि के स्वामी पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं टेबल के ऊपर। तो ये टेबल आपको मिलेगी चार्ट में। आप देखिए यहाँ पे, अब इस टेबल को आप समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा RN, RN का मतलब है राशि नंबर, राशि संख्या जो ये आपकी है, ये 1 2 3 4 5 ये फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। 7 नंबर मतलब तुला ही होगा, ये नहीं हो सकता कि 7 नंबर कभी आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक होगा। ये जो नंबर लिखे ये राशि नंबर, यही नंबर यहाँ पे लिखे, समझ रहे हैं आप। 1 2 3, 1 नंबर मतलब मेष, 2 नंबर यानी वृषभ, 3 नंबर यानी जेमिनाई यानी मिथुन, 4 नंबर यानी कैंसर यानी कर्क, 5 नंबर लियो यानी सिंह, 6 नंबर आपका वर्गो यानी कन्या, 7 नंबर आपका लिब्रा यानी तुला, 8 नंबर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, 9 नंबर आपका आ गया सेजिटेरियस यानी धनु, 10 नंबर आ गया आपका कैप्रिकॉन यानी मकर, 11 नंबर आ गया एक्वेरियस यानी कुंभ, 12 नंबर आ गया आपका पाइशीज यानी मीन। तो ये हो गया राशि नंबर। अब ये लिखे हैं 7 ग्रह,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब ये सारे ग्रह ना, मैंने क्या कहा था, हर राशि को कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहे हो। तो पहले अगर आप देखिए मेष राशि, 1 नंबर क्या है, मेष राशि। तो देखिए मेष राशि को हर ग्रह ने कुछ पॉइंट दिए, किसी ने कम दिए, किसी ने ज्यादा दिए, तो आपको वो पॉइंट देखने। तो जब आप देखेंगे सूर्य ने दिया है 4 पॉइंट मेष राशि में, सिर्फ अभी पहली लाइन को देखना है। फिर अगर आप चंद्रमा को देखें तो उसने दिया 6 पॉइंट। मंगल ने दिया है यहाँ पे 3 पॉइंट मेष राशि में, हम अभी सिर्फ मेष को ही देख रहे हैं। बुध ने भी दिया 3 पॉइंट, बृहस्पति ने दिया 6 पॉइंट, शुक्र ने दिया 7 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट शुक्र ने दिया। तो आप देखेंगे शुक्र का प्रभाव मेष राशि में सबसे ज्यादा आ रहा होगा। शनि ने दिया 5 पॉइंट शनि ने दिए। तो देखिए जिनका 3 पॉइंट है वो तो बहुत ही कम हो गया, तो उनका प्रभाव तो सबसे कम हो गया मेष राशि। पर जिनका 6 है, 7 है, 5 है, उनका प्रभाव काफी हद तक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 नंबर चंद्रमा ने दिया है मेष राशि, 7 नंबर यहाँ पे शुक्र ने दिया है, 5 नंबर शनि ने, 6 नंबर बृहस्पति ने, और टोटल पॉइंट आ गए 34। मतलब अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा है मेष राशि को टोटल अगर किया जाए। अब आपको क्या देखना है कि ये मेष राशि आपकी कुंडली में कहाँ आई, वहां पे इन पॉइंट का मतलब है। ये देखिए 5वें घर में 1 नंबर लिखा था इस कुंडली में, तो मतलब ये 1 नंबर यानी मेष राशि है 5वें घर में। तो इस 5वें घर को मिले हैं 34 पॉइंट टोटल, और हर ग्रह ने जो पॉइंट दिए इस मेष में वो अलग अलग है। किसी ने 6 दिए हैं, किसी ने 4 दिए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे अलग से चार्ट में टोटल करके लिख भी दिया। ये देखिए 1 नंबर यानी मेष राशि में उस टेबल के अकॉर्डिंग 34 पॉइंट, ये हो गया टोटल पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप देखें वृषभ में, ये दूसरी जो इसी कॉलम को अगर देखें 2 नंबर यानी वृषभ राशि। अब इसमें भी देखिए वृषभ राशि में भी हर ग्रह ने अलग अलग पॉइंट दिए। सूर्य ने दिया 3 पॉइंट, मंगल ने दिया चंद्रमा ने दिया 4 पॉइंट, मंगल ने दिया 5 पॉइंट, मरकरी यानी बुध ने दिया 5, जुपिटर यानी बृहस्पति ने दिया 4, वीनस यानी शुक्र ने 3 पॉइंट दिए, सैटर्न यानी शनिदेव ने 6 पॉइंट दिए। टोटल इसमें भी आए 30 पॉइंट। अब आप इसमें देख रहे होंगे किन का प्रभाव ज्यादा है। वृषभ राशि में एक तो मंगल हो गया, एक तो मरकरी हो गया, बुध, दोनों ने 5 पॉइंट दिए, और सैटर्न यानी 6 पॉइंट। तो आपको टोटल देखना है कि वृषभ राशि कहाँ आई है और वहां पे क्या पॉइंट दे रहे हैं। ये वृषभ राशि इस कुंडली में आप देखेंगे 2 नंबर छठे भाव में आई, तो 30 पॉइंट मिले हैं छठे भाव को। उसमें भी सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले कौन है, शनि है, मंगल है और बुध है। तो इनका प्रभाव सबसे ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो छठा भाव जिन चीजों का है ना, उनमें इन ग्रहों का प्रभाव मिलेगा, ये आगे आप देखें। इसी तरीके से अगर आप एक एक राशि को देखें, हम कोई भी राशि उठा लेते हैं टेबल में से, ये पूरा टेबल राशियों का। मान लेते हैं आप 9 नंबर राशि में देखें, तो ये देखिए टोटल 28 पॉइंट मिले। 28 पॉइंट मिले, तो आप देखिए यहाँ पे टेबल देखिए, 9 नंबर में सूर्य ने दिए 3 पॉइंट, चंद्रमा ने दिए 3 पॉइंट, मंगल ने दिए 4 पॉइंट, 7 नंबर दिया बुध ने, बृहस्पति ने 5 पॉइंट दिए, और आपके शुक्र ने जो है 4 पॉइंट दिए, शनि ने सबसे कम 2 पॉइंट दिए। टोटल आता है 28 पॉइंट। 9 नंबर राशि जहां लिखी होगी वहां टोटल 28 पॉइंट आएगा, और आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रभाव बुध का मिलेगा। बुध की जितनी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा वहां प्रभाव डालेंगे। दूसरा बृहस्पति का मिलेगा, फिर उसके बाद शुक्र 4 नंबर, फिर मंगल का भी 4 नंबर। तो 9 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पे पहले हाउस में, प्रथम भाव में, तो वहां पे टोटल 28 पॉइंट। तो अष्टक वर्ग की खूबसूरती क्या है, आप देखिए जैसे इसमें आप देखेंगे कि 9 नंबर लिखा है लगन में, वहां पे 4 ग्रह बैठे हैं, बुध भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, शनि भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है। तो लगन हो गया प्रथम भाव, वो बताता है इंसान के बिहेवियर के बारे में। तो जिसको बहुत डेप्थ में अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि बुध की क्वालिटी ज्यादा होगी इस इंसान में, कि मंगल की ज्यादा होगी, कि शनि की ज्यादा होगी, कि शुक्र की, कि चारों की मिलेगी। अब इसमें से कैसे डिसाइड करें भाई इंसान के अंदर क्या होगा। बुध की क्वालिटी अलग है, गुण अलग है, शुक्र के अलग है, शनि के अलग है, मंगल के अलग है। तो अगर मान लेते हैं आप बहुत एक्सपर्ट नहीं, तो आपके लिए तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है।
तो ऐसे केस में अष्टक वर्ग आपकी हेल्प करता है, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो चीज ज्यादा प्रभाव डाल रही है। तो अगर आप देख लें यहाँ पे 9 नंबर पे किसका प्रभाव ज्यादा आ रहा है, बुध का। बुध के 7 पॉइंट है, मतलब बुध की चीजें उस इंसान की पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि 9 नंबर फर्स्ट हाउस है आपका, धनु राशि। फर्स्ट हाउस इंसान के बिहेवियर के बारे में बताता है, तो बुध की क्वालिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। अब बुध की जितनी चीजें हैं, बुध आपकी वाणी का कारक है, तो बोलता बहुत होगा इंसान। बुध आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंटेलिजेंट और चालाक होगा। एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट होगा। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभाव किसका आ रहा है, बृहस्पति, 5 नंबर। बृहस्पति की चीजें उसमें अंदर ज्यादा होंगी। बृहस्पति किस चीज का कारक है, टीचिंग का, बहुत अच्छे से गाइडेंस की देने की क्षमता होगी। बृहस्पति आपका ज्ञान है, ज्ञान है, समझदारी है। बुध के पॉइंट ज्यादा है, बुध अच्छा है तो इंसान रट तो सकता है, पर जो बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो इंसान समझ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति ने भी अच्छे पॉइंट दिए, वो समझदारी भी अच्छी होगी, चीजों को समझने की क्षमता। बृहस्पति का क्वालिटी वो आपको ब्रॉड माइंड बनाता है, दूसरों की कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु है, गुरु के लिए सभी बराबर होते हैं। एक्सेप्टेंस का कारक है बृहस्पति, पॉजिटिविटी भी देता है, हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट रखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए बृहस्पति दूसरा सबसे ज्यादा पॉइंट दे रहा, तो बृहस्पति के सारे गुण इस इंसान में मिले। बाकी शनि है, मंगल है, उनके गुण होंगे पर कम होंगे। जैसे शनि क्या देता है, निगेटिविटी देता है, निगेटिव थिंकिंग, लेकिन वो होगी इंसान में। बट अगर आपके पास ये अष्टक वर्ग टेबल नहीं होता तो आप इतनी आसानी से नहीं बता सकते। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे शनि, शनि सिर्फ 2 पॉइंट दे रहा है, तो बहुत ना के बराबर। कभी कभार इंसान हो सकता है थोड़ा बहुत दुखी हो जाए, कुछ सैड हो जाए, निगेटिव सोच ले, बट चूंकि बृहस्पति के पॉइंट बहुत ज्यादा है, इंसान पॉजिटिविटी में रहेगा हमेशा। मरकरी का पॉइंट सबसे ज्यादा है, मरकरी हंसमुख बिहेवियर देता है, व्यंग जिसे कहते हैं, हंसी मजाक, तो इसलिए शनि ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और टोटल 28 पॉइंट है। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक जो है ग्रह के पॉइंट आपको देखिए इस तरीके से पता चल रहा है। तो आप हर राशि को इस तरह देख सकते हैं अष्टक वर्ग में इजिली, जैसा मैंने अभी एक उदाहरण दिया। अब दूसरा क्या होता है कि अष्टक वर्ग की एक खास बात और होती है, ये तो हमने पॉइंट देखे थे टोटल, ठीक है, कि कौन से ग्रह कितने पॉइंट दे रहे हैं। दूसरा एक आसान तरीका और है अष्टक वर्ग को देखने का, जो हम यूज करते हैं, वो ये है कि सब में टोटल पॉइंट लिखें। जैसे मैंने लिख दिया 18 यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 28 है, यहाँ पे 11वां भाव, ये 11वां भाव है, यहाँ पे 7 नंबर तुला राशि, इसमें 43 पॉइंट है, 43। तो आप देखेंगे जिसमें टोटल पॉइंट ज्यादा है ना, सिंपल तरीके से, आप बहुत ज्यादा ग्रह में नहीं जा रहे हैं, मोटा मोटा अगर देखना चाहते हैं चार्ट, तो आप देख सकते हैं वो भी, कि जिसमें पॉइंट ज्यादा है टोटल, वो भाव आपका ज्यादा प्रभावी होगा जीवन। जिसमें पॉइंट कम है उस भाव की तरफ इंसान का ध्यान बहुत कम रहेगा, क्योंकि जो कुंडली है ना, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अंग्रेजी में हाउस, अंग्रेजी में मतलब नहीं, हमें पढ़ना है हिंदी में। आप हिंदी में पढ़ें तो रियल मीनिंग समझ में आएगा। वो हाउस को कहते हैं भाव, भाव वर्ड आया है भावना से, ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, ये पूरा का पूरे जो 12 भाव हैं आपकी कुंडली में, ये आपकी भावनाओं को बताते हैं, आपके एटीट्यूड को, कि आप क्या सोचते हैं जीवन के अलग अलग एरिया के बारे में। 7वां भाव बताएगा आप अपने विवाह को लेके क्या सोचते हैं, 8वां भाव बताएगा ससुराल को लेके क्या सोचते हैं, लगन यानी प्रथम भाव ये बता रहा है, जहां 9 नंबर लिखा है, खुद को लेके या इन जनरल आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। तो जिस भाव में टोटल पॉइंट ज्यादा होते हैं वो भाव डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। जिसमें कम होंगे पॉइंट, वो भाव बहुत ही कम प्रभावी होता है, उस तरफ आपका ध्यान कम जाता है जीवन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, यहाँ पे 11वें भाव, मैंने जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट है उसको बोल्ड कर दिया, जहाँ पे सबसे कम है उसको भी औरों की तुलना में। आप देखिए 11वां भाव यानी तुला राशि, 11वें भाव में 43 पॉइंट है इस इंसान। अब आप सोचिए 11वां भाव ना, इसके जीवन में पूरा जीवन इसका 11वें भाव के इर्द गिर्द घूमेगा, पूरा ध्यान उसका रहेगा। तो 11वां भाव किन चीजों का है, 11वां भाव आपकी इनकम और सैलरी का है, हमने पढ़ा। 11वां भाव दोस्तों का है,
11वां भाव सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण आपकी इच्छाओं का, डिजायर्स। तो आप समझ सकते हैं इस इंसान के और हाउस के पॉइंट देख के इस इंसान के जीवन में 11वां भाव बहुत प्रभावी, इच्छाएं इसकी बहुत हैं जीवन में, बहुत ज्यादा डिजायर है इसकी। मतलब इंसान के कुछ लोग होते हैं ना जिनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो खत्म ही नहीं होती तो सभी इंसान के। ये इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि 11वां भाव आपको पता है जो मैंने ऊपर बताया था। अब आपने सिर्फ सिंपली देख लिया, कुछ नहीं देखा, कोई ग्रह नहीं, आपने टोटल पॉइंट देख लिया, आप समझ गए कि ये इंसान इच्छाओं को पूरी पूर्ति के पीछे पागल रहेगा। कभी ये इच्छा पूरी करनी, कभी वो करनी, कभी ये। 11वां भाव इनकम का है, सैलरी का, पैसे का, आपके प्रॉफिट और लॉस का। पैसों के पीछे पागल रहेगा, पैसा कैसे कमा पाऊं मैं, कितना पैसा कमा पाऊं, कैसे कमा पाऊं, कहीं से भी पैसा है, साम दाम दंड भेद। तो आप देखेंगे ये पैसों के लिए परेशान रहेगा, पूरा ध्यान इसका जीवन है पैसा कमाने पे। आप इस तरीके से बता सकते। अच्छा, आप जैसे और भी बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं कि पैसे ज्यादा खर्च होंगे कि पैसे बचेंगे, कैसे, वो आपको देखना है। जैसे इस तरह के सवाल आते हैं, वो भी आप बहुत सिंपली अष्टक वर्ग से देख सकते हैं। एक तो आपने देख लिया इंसान का पूरा फोकस किधर, कि पैसे के पीछे तो भागेगा ही, मनी माइंडेड होगा। लेकिन आप देखें कोई कहे कि हमारे इसके पैसे ज्यादा खर्च होते हैं या बच पाते हैं कि नहीं बच पाते, वो आप देखेंगे तो दो भावों के पॉइंट की तुलना करना सीखिए। जैसे दूसरा घर आपके सेविंग का है, 12वां घर खर्चों का। आप देखिए दोनों में पॉइंट किसके ज्यादा है। अगर जो सेविंग वाला भाव है यानी दूसरा भाव, उसमें पॉइंट ज्यादा है तो पैसे बच जाएंगे। अगर 12वें भाव में ज्यादा तो खर्च ज्यादा होंगे। तो आप इसका देखिए, दूसरे भाव में 22 पॉइंट है, 22। दूसरा भाव आपके सेविंग्स का है, जो पैसा आप जमा करते हैं, बचाते हैं। 11वें भाव से तो आपकी इनकम होती है, बचाएंगे कितना कमाने के बाद, वो दूसरा भाव, तो वहां 22 पॉइंट है। अब 12वां भाव खर्चे का, वहां 24 पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछे इसके ये पैसे बचा पाता है, खर्च होते हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये पैसे तो बच जाएंगे इसके ठीक ठाक, ज्यादा अंतर नहीं है, 2 पॉइंट का अंतर है, बट फिर भी खर्चे ज्यादा होंगे सेविंग के कंपैरिजन। बचत की तुलना में ये इंसान पैसे ज्यादा खर्च करे। अगर यहीं पे मान लेते हैं दूसरे भाव में 22 पॉइंट होते हैं और 12वें भाव में, जहां ये 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि लिखी, 34 पॉइंट हो जाते, तो इंसान वो आता आपके पास, आपको खुद ही पता चल जाता है कि सर हम कमाते तो बहुत है लेकिन बच ही नहीं पाता, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए। यहाँ पे पॉइंट ज्यादा है तो आपको बता सकते हैं कि खर्चे इसके बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। जैसे एक और हम उदाहरण देखते हैं, 7वां घर हमारे विवाह का होता है, ठीक। अब आप देख रहे होंगे इस पूरे चार्ट में मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, 18 नंबर, 18 पॉइंट जो लिखा। सबसे कम पॉइंट इस कुंडली में जो है 18 पॉइंट 7th हाउस यानी मैरिज पे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान ना, इसका विवाह पे फोकस ही कम है, या तो ये इंसान शादी नहीं करना चाहेगा, या कर भी लेगा तो बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं होने वाला। जो लोग होते हैं ना बहुत इमोशनली एक अटैच होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि 18 पॉइंट है, सबसे कम पॉइंट। और किसी हाउस में बाकी भाव की तुलना में अगर बहुत ज्यादा पॉइंट आ गए ना, तो समझ जाइए कि वो इंसान, वो भाव ना पूरी तरह इंसान को अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे यहाँ पे 43 पॉइंट आ गए 11वें घर, पैसा रुपया, इसका पूरा ध्यान पैसे की तरफ होगा, बाकी चीजें पे ध्यान ही नहीं रहेगा। और उसमें भी आप देखिए बाकी भाव के तुलना में जो 7वां भाव है विवाह का, उस पर तो बहुत ही कम पॉइंट है, 18 पॉइंट से। मतलब शादी की तरफ ध्यान ही नहीं होगा, और अगर हो भी गई ना तो उतना ध्यान नहीं रहेगा मैरिड लाइफ के ऊपर। स्पाउस है, बीवी है, हस्बैंड कुछ कह रही हो, कहती रहेगी, इनका ध्यान बस अपने पैसे कमाने पे। 11वें भाव, इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो आप फिर से देखिए, आप लगन की यानी प्रथम भाव की और 7वें भाव की तुलना कर लीजिए, देखिए कि किसमें पॉइंट ज्यादा है, कौन भारी पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे लगन में 28 पॉइंट, 7वां भाव जो आपके लाइफ पार्टनर का है उसमें सिर्फ 18 पॉइंट है। आप क्लियरली बता सकते हैं ये इंसान हावी रहेगा हमेशा अपने लाइफ पार्टनर। फिर देख रहे हैं 10 पॉइंट का डिफरेंस है अच्छा खासा, कि लाइफ पार्टनर को हमेशा ये अपने लाइफ पार्टनर को दबा के रखेगा। अगर 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता तो चल जाता। अब आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, मांगलिक दोष में यही कंडीशन मिलती कि मंगल जहां बैठा होता है इंसान हावी हो जाता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ये इंसान पूरी तरह डोमिनेट करेगा।
7वां भाव बिजनेस पार्टनर का है, आप इनसे बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ये इंसान किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लगन में इतने ज्यादा पॉइंट हैं 7वें भाव की तुलना में कि ये खुद ही अपनी चलाएगा, बस अपने हिसाब से सब करना चाहेगा। तब कहाँ पार्टनरशिप चलेगी, आप खुद सोचिए। अगर आप और देखना चाहें और कहाँ इसका ध्यान सबसे ज्यादा, तो आप देखेंगे 43 के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट इसका है 5वें घर। 5वां घर पढ़ाई लिखाई का होता है, बच्चों का होता है। तो इस इंसान को मैं जानता हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पूरा फोकस। या तो दिन रात आपको पढ़ते मिलेंगे, अभी भी वर्किंग होते हुए भी पढ़ाई पे लगे रहते, या तो काम कर रहे होंगे, नहीं मौका मिला तो पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, 5वां घर बच्चों का होता है, पूरा ध्यान इस इंसान का बच्चे पे रहेगा। अभी इनके बच्चे हैं नहीं, लेकिन आप इनसे पूछेंगे ना तो इनके बहुत सारे थॉट प्रोसेस होंगे, बच्चा होगा तो ऐसा होगा, इस तरीके से उसको ग्रूम करेंगे, इस तरीके से उसको बड़ा करना है। मतलब आप थॉट प्रोसेस देखिए अभी से, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सबसे ज्यादा पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा फोकस इनका पैसे पे है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पे, या तो फिर बच्चों के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर। उसके बाद आप तीसरा देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ है, वो है 10वें भाव के ऊपर। ये जहाँ 6 नंबर लिखा है, ये यही कुंडली है जो मैंने ना आपके लिए आसान बना दी। ये 10वां भाव कैरियर का होता है, यहाँ पे कन्या राशि। तो तीसरा सबसे ज्यादा पॉइंट आपका 31, यहाँ पे 31। तो आप देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट 43 कहाँ है, इनकम वाले हाउस में, पैसे पे फोकस। दूसरा बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। तीसरा आप देखिए 31 पॉइंट आ रहा, 31 कैरियर के ऊपर। काम, पैसा और पढ़ाई, तीन ही चीज इनके जीवन का सार। इन तीन चीजों के अराउंड ही ये घूम रहे हैं, आप समझ जाइए। जिसमें से बाकी भाव में तो फिर भी ठीक ठाक पॉइंट है, लेकिन आप देखिए 7वां भाव सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है, जिसपे इनका ध्यान ही नहीं। वो इतना कम है कि इनकी मैरिज हो गई ना, आप देखिए ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो परेशान ही रहता है कि आपसे तो कुछ कहा, आप ध्यान ही नहीं देते। आपसे कहा था साई एक सामान के लिए 10 बार कहो, तब आपको कहना पड़ता है, तब आता है, क्योंकि उस इंसान का ध्यान ही नहीं है। आपसे कह के गए थे ये काम कर लो, ये अक्सर कंप्लेंट करते हैं, ये कहते हैं कि मेरी वाइफ अक्सर कहती है कुछ काम करके गई, मैं पता चला पढ़ रहा हूँ, चाय रख के चली गई, मैं भूल गया चाय, क्योंकि ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ। कि एक बार मैं पढ़ रहा था, मेरी वाइफ चाय रख के गई, 2 घंटे बाद आई, देखा चाय पड़े पड़े ठंडी हो। अक्सर उनकी शिकायत रहती है इनकी वाइफ, क्योंकि इनका ध्यान तो सिर्फ पैसा है, पैसा, काम, पढ़ाई। और आप देखेंगे चौथा पॉइंट सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा पॉइंट 30 पॉइंट आ रहा है छठे भाव। छठा भाव आपकी बीमारियों का होता है, हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ परेशानी इनको बनी रहती। इन तीनों भाव से जब अगर समय मिल गया तो थोड़ा बहुत हेल्थ पे ध्यान देंगे फिर। लेकिन छठा भाव आपकी वो बीमारियां जो ठीक हो जाती हैं, एक्यूट डिजीज, आपकी डेली लाइफ स्टाइल की वजह से जो बीमारियां होती हैं, वो छठा भाव है। अगर लाइफ स्टाइल सुधार लेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ हेल्थ के इशू इनको बने ही रहते हैं, पूरी तरह कभी फिट नहीं मिलेंगे। ऐसी बीमारी भी नहीं होगी बिस्तर पकड़ ले, बट हाँ कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहे। तो एक तरीका ये होता है कि टोटल पॉइंट देखें किस हाउस में कितने ज्यादा हैं, वो हाउस कितना डोमिनेट कर रहा है, और जिन दो भावों के बारे में सवाल किया जाए उन दोनों भावों की तुलना करके देखें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो विवाह किसका होगा, आपका होगा, आपके लाइफ पार्टनर का होगा। तो आप हैं प्रथम भाव, लाइफ पार्टनर है आपका 7वां भाव, दोनों में तुलना करके देखें कि किसमें पॉइंट ज्यादा है। अगर बैलेंसिंग पॉइंट है, कुछ ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो फिर एक अच्छा मैच। अब मान लेते हैं किसी के 6, 8, 12 इन भावों में ज्यादा पॉइंट आ जाए तो क्या हो, उस इंसान के जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। 6, 8, 12 में जिसके ज्यादा पॉइंट आ जाए ना, पैसा भले उस इंसान के पास अच्छा खासा आ जाए। अक्सर मैंने वो चार्ट देखा है जिसमें 8 और 12 बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उसमें पैसा जरूर आ जाता है उस इंसान के पास, लेकिन जीवन में सुख नहीं रहता। आप किसी सेलिब्रिटी का चार्ट देख लें जो फिल्म इंडस्ट्री में, उनका क्या है, 8 और 12 और दूसरा घर बहुत स्ट्रांग मिलेगा ज्यादातर केसेस। तो पैसा उनके पास बहुत होता है, अथाह पैसा होता है, लेकिन सुख नहीं मिलता ना। ना किसी का मैरिड लाइफ ठीक है, ना किसी का कुछ ठीक है। बीमारियां पैसा होने के बाद भी एक से एक बीमारियां उनको पकड़ लेती। इसीलिए आप अक्सर देखिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी और ये सब भी करते हैं, उनको कहा जाता है ईमानदारी से काम कीजिए,
क्योंकि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री इसमें आते हैं ना, पैसा आपके पास बहुत आ जाएगा कई बार, क्योंकि 8वें भाव का काम। तो 8वां भाव ज्यादा मजबूत होगा तो आप एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों में आएंगे। बट अगर आपने बेईमानी से पैसा कमाने की कोशिश की ना, तो 8वां भाव लंबी बीमारियां आपको दे दे। पहले इसीलिए कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी करिए तो पैसा मत लीजिए, उसका कारण यही था। तो करिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ईमानदारी से लीजिए, किसी को चीट मत कीजिए, वरना आप 8वें भाव का काम कर रहे हैं और बच नहीं पाएंगे। 8वां और 12वां भाव आपको छोड़ेगा नहीं। तो एक तरीका ये होता है, ये एक बहुत ही ब्रॉड तरीका है, लेकिन आप इसको इससे क्लियर पिक्चर पता चल जाए। और क्लियरिटी के लिए हम ग्रहों के पॉइंट देखते हैं, कौन सा ग्रह किस भाव को कितने पॉइंट दे रहा है, किस राशि को। उस ग्रह का महत्व ज्यादा होगा। जो मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया लगन को लेके, जैसे लगन में 9 नंबर राशि है धनु राशि, तो धनु राशि में ग्रह तो सभी पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि इस इंसान का बर्ताव कैसा होगा। भाई अब आप इस कुंडली में देख लें तो धनु में ना 4 ग्रह बैठे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बता नहीं सकते अगर आप बहुत ही मतलब डेप्थ में नॉलेज नहीं है आपको कि ये इंसान मंगल की क्वालिटी इसमें ज्यादा होगी कि शनि की क्वालिटी। भाई मंगल की क्वालिटी ज्यादा होगी तो गुस्सा ज्यादा आएगा, इंसान जो है थोड़ा एग्रेसिव होगा, इम्पल्सिव, जल्दीबाजी में निर्णय लेने वाला। शनि की क्वालिटी ज्यादा आएगी तो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा गंभीर रहेगा इंसान, चेहरे पे ड्राइनेस होगी, रूखापन होगा, उम्र से बड़ा दिखेगा। बुद्ध की क्वालिटी ज्यादा होगी तो बोलता ज्यादा होगा, इंटेलिजेंट बहुत होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। शुक्र की क्वालिटी ज्यादा होगी तो क्रिएटिव बहुत होगा, सुंदर दिखेगा। लेकिन आप कैसे समझेंगे? भाई चलिए, मुझे करते हुए बहुत टाइम हो गया तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, मैं क्लियर बता दूंगा कैसा। लेकिन नया आदमी है, नई नॉलेज है, तो आप कैसे समझ। तो इसमें आपको अष्टक वर्ग ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपने टोटल पॉइंट तो देख लिए, चलो 28 है, कि कहीं ना कहीं इस इंसान पे 28 पॉइंट मतलब अच्छे खासे पॉइंट है। तो अपने ऊपर फोकस ज्यादा रहे। जिस भाव में ज्यादा ग्रह हो जाते हैं ना, फोकस वहीं ज्यादा होता है। तो लगन में 4 ग्रह बैठे हैं तो ये बता रहा है कि इंसान खुद पे ज्यादा ध्यान दे, और 28 पॉइंट भी ठीक ठाक है। लेकिन किस ग्रह की क्वालिटी ज्यादा होगी ये आप कैसे समझ पाए? गुस्सा ज्यादा आएगा, दुखी ज्यादा होगा, उसके लिए आप पॉइंट देखेंगे। 9 नंबर में देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट पहले कौन दे रहा है। 9 नंबर राशि लगन में मरकरी यानी बुध, मतलब इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, बातूनी भी बहुत होगा, क्लेवर होते हैं। बुद्ध की सारी क्वालिटी इस इंसान के अंदर भर भर के, लिखने पढ़ने का बहुत शौक होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, हमेशा मोबाइल लैपटॉप कुछ ना कुछ हाथ में रहेगा। ये इंसान को मैं जानता हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट है, मोबाइल 24 घंटे हाथ में रहता है, तकिए के नीचे रख के सोएंगे। मोबाइल जब तक यूज करेंगे जब तक उसकी बैटरी वो स्विच ऑफ ना हो जाए। दूसरा, बृहस्पति ने 5 नंबर दिए, तो इंसान के अंदर बृहस्पति के गुण भी बहुत होंगे, धार्मिक होगा, समझदार होगा इंसान। बुद्ध आपको ज्ञान दे सकता है, समझदारी नहीं दे सकता। तो बुद्ध है तो इंसान समझदार होगा, जो पढ़ेगा उसको समझ के पढ़ेगा, केवल रटेगा नहीं। गाइड करने की, काउंसलिंग करने की क्षमता अच्छी होगी। हमेशा ऐसे लोग दूसरों को सलाह देते रहते हैं, बिना मांगे सलाह, सबका भला चाहते हैं। ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से इनके साथ चीटिंग भी हो जाती है, क्योंकि 5 नंबर दे रहा है। तो बुद्ध और बृहस्पति दोनों की के गुण सबसे ज्यादा मिलेंगे। अब शनि और शुक्र भी बैठे हैं लगन में, और मंगल भी बैठा है। मंगल, शनि, शुक्र, बुध और बुध, ठीक है, 4 ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति नहीं बैठा। लेकिन आप देख सकते हैं बृहस्पति की क्वालिटी ज्यादा होगी, क्योंकि बृहस्पति वहां पे 5 पॉइंट दे रहा है। आप देखिए शनि, अगर आप ऐसे देखते शायद शनि को देख के कह सकते थे इंसान बहुत गंभीर होगा, बहुत सोचता होगा, ठीक है, बहुत दुखी रहता होगा। बट वो क्वालिटी यहाँ नहीं है इस इंसान के अंदर, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट दिए हैं शनि ने। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं। बुद्ध के सबसे ज्यादा पॉइंट है, तो बुद्ध रिप्रेजेंट करता है व्यंग को, हंसी मजाक करने वाला होगा, सरकास्टिक होगा, बोल चाल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्त मौला, कमिटमेंट नहीं होता ऐसे लोग। तो बुद्ध की क्वालिटी ज्यादा है, शनि की नहीं। आप सोच रहे होंगे मंगल की वजह से गुस्सा भी ज्यादा आएगा, बट इतना भी गुस्सा नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि है गुस्सा। आप देखिए, लेकिन मंगल के पॉइंट 4 हैं, 4 पॉइंट ठीक ठाक होते हैं, 4 से कम और 4 से ज्यादा। 4 तो एक तरह का आपका मीडियम हो गया। तो गुस्सा है, बट इतना भी नहीं जितना लोग समझते होंगे मंगल है तो बहुत एक्सट्रीम गुस्सा दे देगा। हाँ गुस्सा है, लेकिन इतना नहीं है, चूंकि यानी आप बृहस्पति के 5 पॉइंट है, तो समझदारी भी है गुस्से के साथ साथ, ये भी आप समझ जाइए। उसके बाद बाकी ग्रहों की क्वालिटी कम, सूर्य है तो 3 पॉइंट है, चंद्रमा है तो 3 पॉइंट है, कम है।
इनका इफेक्ट ऐसा नहीं है, नहीं है लेकिन कम है। दूसरा शुक्र, शुक्र ने भी ठीक ठाक 4 पॉइंट दिए। तो शुक्र एक तो ये बताता है कि सुंदरता है, तो आप जो ये इंसान की कुंडली है उसके वो देखने में अच्छे खासे हैं, आंखें उनकी बहुत सुंदर। दूसरा शुक्र ना आपको एनालिटिकल बिहेवियर देता है, चीजों को परखने की क्षमता। शुक्राचार्य कैसे थे? साम दाम दंड भेद। शुक्राचार्य जो थे वो देवगुरु बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानी थे। बृहस्पति वाला इंसान क्या होता है ना, वो आपको फिलोसफिकल सलाह देगा, धर्म के मार्ग पे चलो, ये करो वो करो, जो भगवान चाहेगा होगा। शुक्र ये सलाह नहीं देता। शुक्र कहता साम दाम दंड भेद कैसे भी अपना काम करो। शुक्राचार्य इसी तरीके से। अगर आप शुक्राचार्य की स्टोरी पढ़ेंगे तो एक बार क्या हुआ, देवताओं ने जब उनसे कहा कि ये तो मृत संजीवनी जानते थे, वो मरे हुए राक्षसों को जिंदा कर देते थे, तो देवता जब उनसे परेशान हो गए, उन्होंने शिव जी से कहा, तो शिव जी ने क्या किया, शुक्राचार्य को अपने मुंह के अंदर ले लिया, अपने पेट के अंदर। तो शुक्राचार्य का आप देखिए शुक्र की क्वालिटी कैसी, कितने एनालिटिकल है। तब भी वो मतलब घबराए उबराए नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ किया। वो पेट के अंदर जब शिव जी ने ले लिया, वहां बैठ के वो तपस्या करने लगे। तो जब तपस्या करने लगे, कुछ देर बाद शिव जी को खुद देना ही पड़ा दर्शन, क्या कर सकते थे। ये क्वालिटी केवल शुक्र की है। बृहस्पति वाला होता तो क्या कहता, अरे भोलेनाथ है, हाथ जोड़ो, पूजा करो, मान जाएंगे, वो सलाह भोलेनाथ है, कोई बात नहीं, जब होगा तो छोड़ देंगे। ये क्वालिटी बृहस्पति वाले की, धर्म के मार्ग। शुक्र ये सब नहीं कहता, उसने दिमाग लगाया, उसने कहा तपस्या कर लेते हैं। वो उनके पेट के अंदर ही उन्होंने साधना शुरू कर दी, अब छोड़ना ही था। और भी शुक्राचार्य की जितनी कहानियां पढ़ेंगे सब जगह आपको यही मिलेगा। भाई बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानी कैसे थे? जब देवताओं को गुरु का चयन होने लगा, तो देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी पुत्री को किसको भेज दिया था, तो जिसकी वजह से समय पे पहुंच नहीं पाए, तो देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया उन लोगों ने। तभी तो बाद में शुक्राचार्य ने फिर साधना की, तपस्या की और मृत संजीवनी का ज्ञान ले लिया। तो मृत संजीवनी पाने के लिए उन्होंने जो तपस्या की थी वो बहुत कठिन थी। तो ये शुक्र है, तो इंसान एनालिटिकल है, साम दाम दंड भेद, कोई भी रास्ता अपनाएगा। बट इसके अंदर बृहस्पति की भी क्वालिटी अच्छी खासी है, 5 पॉइंट दे रहा है, शुक्र भी 4 पॉइंट। तो जिनका शुक्र और बृहस्पति साथ में हो या अच्छे खासे पॉइंट दे रहा हो ना लगन में, उस इंसान की सलाह बहुत प्रैक्टिकल होती है। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी, धर्म और प्रैक्टिकलिटी दोनों को मिला के सलाह देता है। ऐसे इंसान का विजन इतना अच्छा होता है कि आपको जो सलाह दे देगा ना, उसका तोड़ नहीं होता। जुपिटर, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शुक्र वालों की सलाह बहुत जबरदस्त होती है। आपको सलाह लेना है, इनसे सलाह लीजिए। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं जो बृहस्पति और शनि जिनकी कुंडली में साथ हों या लगन में अच्छे पॉइंट दे रहे हो, ऐसे लोग राज ज्योतिषी बन सकते हैं। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजर बनना। होते तो बहुत सारे हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। एक तो टोटल पॉइंट हमने अभी यहाँ पे समझे थे, उससे कैसे देख सकते हैं, और एक एक भाव में कैसे पॉइंट दे रहे हैं, कौन से ग्रह, उससे देख सकते हैं। हम अगर मैरिज की बात करें, काफी बड़ा टॉपिक है। मैरिज में देखिए, एक तो 18 पॉइंट है, हमको पता चल चुका है कि मैरिड लाइफ का महत्व तो इस इंसान के जीवन में बहुत कम, या अकेले ही भागना चाहेगा आगे। लेकिन यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रभाव किनका, ग्रहों के हिसाब से देखेंगे कि किस वजह से इंसान शादी कर सकता है। तो आप देखिए वहां पे 3 नंबर राशि लिखी, 3 नंबर, ठीक। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 नंबर में ना कोई, हार्डली कोई ग्रह 4 से ज्यादा पॉइंट दे, जिसमें शुक्र यानी विवाह का कारक जो है उसके 1 पॉइंट है। आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंसान का क्या हाल होगा विवाह में, किसकी ज्यादा इच्छा ही नहीं होगी विवाह करने। तो जो विवाह कराने वाला शुक्र यानी जो पत्नी का कारक है, वो 1 पॉइंट दे रहा है। 1 पॉइंट मतलब नेग्लिजिबल है। दूसरा क्या, बृहस्पति, बृहस्पति ने ठीक ठाक 4 पॉइंट दिए। बाकियों की तुलना की जाए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति तो 4 पॉइंट दे रहा है। तो आप 4 पॉइंट कैसे आप कहेंगे? देखिए बृहस्पति 4 पॉइंट दे रहा है, तो बृहस्पति लगन का कारक है। तो इससे कह सकते हैं कि हाँ कुछ मन होगा इसका विवाह करने का, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उतना स्ट्रांग तो नहीं है, बट हाँ करना चाहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण क्या, धनु लगन की कुंडली है, चौथे भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। तो कहीं ना कहीं की माता का प्रेशर ज्यादा होगा, शादी कर लो शादी कर लो, या हो सकता है कि माता ही उस लड़की को लेकर आए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे चौथे भाव में 12 नंबर राशि है, उसका भी स्वामी बृहस्पति, और प्रथम भाव में धनु राशि है, उसका भी स्वामी बृहस्पति। तो ये खुद तो चाहेंगे, उतना ज्यादा चाहे ना चाहे 4 पॉइंट की वजह से, पर माता का प्रभाव भी काफी होगा। इनका विवाह या तो माता की वजह से होगा या उनका दबाव ज्यादा होगा। तो मैंने इनसे पूछा था, इनकी मदर का ही प्रेशर ज्यादा था, नहीं नहीं शादी करनी है करनी है।
और जब लड़की देखने की बारी आई ना, तो ये देखने भी नहीं गए इन्होंने। मतलब आज के ज़माने में आप सोचिए, अभी 2-3 साल पहले इनका मैरिज हुआ, इन्होंने अपनी मम्मी से कहा ठीक है आप देखो, आपको पसंद आया तो हाँ कर दो। क्यों? क्योंकि शुक्र ने तो एक ही पॉइंट दिया है ना, तो अपनी तो कोई खास इच्छा थी नहीं। बस ये है कि मान इसलिए कि लगन खुद को रिप्रेजेंट करता है आपको, तो 4 पॉइंट लगन ने दिया था, बाकी मम्मी का प्रेशर था, तो मम्मी देख कर आई, उन्होंने फाइनल कर। देख रहे हैं आप? अब आप देखिए उसके अलावा कौन दे रहा पॉइंट। उसके अलावा जो पॉइंट दे रहा है 3 नंबर में, वो दे रहा चंद्रमा 4 पॉइंट। औरों के कंपैरिजन में बृहस्पति के बाद चंद्रमा दे रहा है। ठीक। और आप देखिए अब चंद्रमा किस भाव का स्वामी? चंद्रमा 8वें भाव का स्वामी, जहाँ 4 नंबर लिखा है। 8वां भाव कौन सा है? ससुराल का। तो ससुराल वाले खुद चल के आएंगे विवाह के लिए प्रस्ताव लेके, और उनका भी प्रभाव ज्यादा होगा। तो कौन 2 लोग इन्वॉल्व होने वाले? एक इनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, ससुराल वालों। अपना खुद का तो है ही है, क्योंकि बृहस्पति 4 पॉइंट दे रहा, तो लेकिन इन दोनों का प्रेशर होगा। तो इन्होंने यही कहा, और ससुराल वाले ही पहले रिश्ता लेकर आए थे, फिर हमने अपनी मम्मी से कहा आप देख लीजिए, अगर पसंद आए तो ठीक है। फादर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि फादर का स्वामी 9वें भाव का स्वामी जो पिता को रिप्रेजेंट करता है, उसके पॉइंट ही ज्यादा नहीं। आप देखिए 3 पॉइंट है बस। आप इससे ये भी समझ सकते हैं चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, माता को, और सूर्य पिता को, तो माता की ज्यादा चलती है पिता से। तो आप देखिए इनके विवाह का क्या हाल। और आप इससे ये भी देख सकते हैं विवाह में कितनी उथल पुथल रहेगी। तो आप देख रहे होंगे शनि जो प्रॉब्लम देने वाला ग्रह है, उसने 0 पॉइंट दिए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली शनि की वजह से। शनि यहाँ पे दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी, ठीक है। तो दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप ये देखिए परिवार का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मैरिज में नहीं रहेगा। तो मैं बताऊं, जब इनका मैरिज हुआ था तो कोविड चल रहा था, तो फैमिली का कोई आदमी आ ही नहीं पाया। 0 पॉइंट, बस मम्मी पापा रहेंगे, बाकी परिवार कोई नहीं, क्योंकि दूसरा भाव आपकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो परिवार का एक भी आदमी नहीं आया था, एक भी रिलेटिव नहीं। आप देखिए सिर्फ मम्मी पापा थे और बाहर के लोग। और देखिए मरकरी 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो कोविड की वजह से दोस्त आ पाए थे ठीक ठाक, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। कोविड में आपको पता ही है कि बुध ने भी केवल 3 पॉइंट दिए। मंगल जो आपके कारक है लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, उसने सिर्फ 3 पॉइंट दिया। तो अब आप देखेंगे औरों के तुलना में 4 ही 4 पॉइंट है, 4 और 3, तो बहुत ज्यादा तो किसी ने नहीं दिए। तो लड़ाई झगड़े उथल पुथल है कॉन्फ्लिक्ट, बट बहुत सीवियर नहीं। हाँ वो होते हैं थोड़े बहुत, फिर सॉल्व हो जाते हैं। इतना सीवियर नहीं है कि आपका ब्रेक हो जाए, डिवोर्स हो जाए। सूर्य आप देखिए इनके लिए 9वें भाव का स्वामी, तो पहली बात तो पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता का कारक भी है, और भाग्य भाव का स्वामी। तो आप कहेंगे ना, जो लोग पूछते हैं शादी के बाद भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, होगा, बट ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये देखिए, हाँ ठीक है, जीवन सुखपूर्वक चलता रहेगा। 3 पॉइंट है, कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं। अब अगर यहाँ पे मंगल के पॉइंट ज्यादा होते और शनि के ज्यादा होते, तो आप कह सकते तो दोनों पाप ग्रह की विवाह में उथल पुथल बहुत ज्यादा रहेगी। दूसरा उथल पुथल ना होने का एक कारण ये भी, छठा भाव आपके वैवाहिक जीवन में कमी लाता है, लड़ाई झगड़े डिवोर्स का है। तो छठे भाव का स्वामी यहाँ पे शुक्र है। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि, उसका स्वामी शुक्र है। तो उसने कितने पॉइंट दिए? उसके पॉइंट ने उसने केवल 1 पॉइंट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि डिवोर्स या इस तरह की चांस तो बहुत कम है। कि अगर कोई 18, कभी कभी क्या होता है, लोग ये अफवाह हो जाती ना कि जिसमें कम पॉइंट है जिस भाव में, वो तो गया। तो अब किसी ने देखा 18 पॉइंट है, तो कह देगा आपका तो विवाह ही नहीं हो पाएगा, या विवाह हो गया तो चल नहीं पाएगा। तो आप ये देखिए कि विवाह तोड़ने का कारक कौन है? वो छठे भाव का स्वामी शुक्र। तो उसने तो 1 पॉइंट दिया, कुछ खास नहीं। प्रॉब्लम भी वैवाहिक जीवन में ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल है शनि है जो पापी ग्रह, इन्होंने सिर्फ 0 पॉइंट दिए हैं। शनि ने 0 दिए हैं, मंगल ने 3 दिया है। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं कि भाई विवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही, तो कौन सा आदमी इसको सपोर्ट कर सकता है? तो आप पहले तो ये देखेंगे कि कौन से ग्रह दे रहे हैं। चंद्रमा जो शुभ ग्रह है 4 पॉइंट, बृहस्पति 4 पॉइंट दे रहा है। तो बृहस्पति ये खुद है लगन के स्वामी इनके। तो ये इंसान कुछ भी वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी खुद ही इसको निपटा सकता है, खुद इसको समझदारी से निर्णय लेना। तो पहला उपाय तो आप इसको ये बता सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा मदर का कारक है, तो चूंकि मदर माँ ने ही विवाह कराया, तो जब भी कोई झगड़ा लड़ाई होता है ना, तो माँ ही इनकी संभालती है। दूसरा, बृहस्पति जो है चौथे भाव का स्वामी है, जो माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई समस्या आती है, और शुक्र जो है 8वें भाव का स्वामी है, ससुराल का,
तो जब भी कोई इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा इनके बीच में होता है ना, तो या तो इनके इन लॉज और इनकी मदर वही मिलके इसको निपटाते हैं। तो अगर आप इस आदमी को नहीं जानते तो यही कहते ना कि भाई आपको सपोर्ट आपके इन लॉज और आपके माता करेंगे और आप खुद निर्णय ले सकते। पर 6, 8 और 12 भाव समस्याएं भी देते हैं। अगर 6, 8 और 12 भाव के स्वामी किसी भाव में ज्यादा पॉइंट दे दे तो वहां समस्या भी रहती है। तो आप देखिए शुक्र ने तो 1 पॉइंट दिया है, छठे भाव का स्वामी है तो कोई समस्या नहीं। और चंद्रमा ने ठीक ठाक पॉइंट दिया है ना 8, 4 इसको, तो इन लॉस का इंटरफेरेंस है, बट 8वें भाव का स्वामी 4 पॉइंट दे रहा है इस भाव में, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में उथल पुथल रहती है, कुछ सीक्रेट है, कुछ छुपाव है। तो बहुत सारी चीजें इनकी अक्सर शिकायत रही कि अरे हमसे तो ये बताया ही नहीं गया, ऐसा पता होता तो विवाह ही नहीं करते। बट 4 पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं, और ज्यादा होते तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो। तो इस तरीके से हम अष्टक वर्ग को पढ़ते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है बहुत आसान, अभी आपको पहली बार कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है अष्टक वर्ग को पढ़ना। और बहुत सारी चीजें अब इससे आप देख सकते हैं, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, कैसे वो आपको उस भाव में मिलने वाले पॉइंट देखने पड़ेंगे, वैवाहिक जीवन कितना चलेगा, कैसे चलेगा। अष्टक वर्ग से हम गोचर पढ़ना सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, गोचर कैसे देखते हैं। जैसे मैंने एक मोटा सा उदाहरण बताया था, दूसरे भाव में पॉइंट ज्यादा है तो पैसे बचेंगे, 24 12वें भाव में ज्यादा है तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे, पैसा आएगा, कैरियर कैसा होगा, कैरियर किस फील्ड में होगा, इस सब में अष्टक वर्ग आपकी हेल्प करता है। लेकिन ये एक छोटा सा उदाहरण है जो मैंने आपको लगन को लेके बताया और 7वें भाव को लेके, और ये कि कैसे कैसे ग्रह के पॉइंट हम देखते हैं और टोटल पॉइंट कैसे देखते हैं। चलिए